जी, तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस वक्त देश की राजनीति में, जिसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। अजीत पवार नहीं रहे। आज सुबह मुंबई से बारामती जाते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। आप लगातार इस खबर पर इंडिया टीवी पर जानकारियां ले रहे हैं। उनके साथ 4 और लोग थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। आज जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें 4 रैलियों को संबोधित करना था। माफ कीजिएगा। और आप सब जानते हैं, चर्चाएं चली रही थी कि लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, मतलब एनसीपी के दोनों धड़े एक हों, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। और बयान परिवार की तरफ से, सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स की तरफ से आने लगे थे कि परिवार, और परिवार तो एक है ही, पार्टी भी एक हो सकती है। उन सारी डेवलपमेंट्स के बीच अचानक से ये झटका जो है ये लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर इसका बहुत बड़ा असर होगा अजीत पवार के जाने का। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, राकेश शुक्ला जी, राजकुमार सिंह जी स्टूडियो में है। बहुत बड़ा ये आघात है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने अभी कह दिया, समीर जी, मैं तो शुरुआत उससे करना चाहता हूं। इतनी बड़ी लीडर देश की, और वो ये कह रही हैं कि अजीत पवार अपने पुराने फैक्शन में लौटने वाले थे और उससे पहले यह दुर्घटना घट गई। देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान गई, अब अजीत पवार की जान गई। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समय कम होने की वजह से चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए। कहना क्या चाह रही है ममता बनर्जी? सवाल यह है, वो इस दुर्घटना पर क्या सवाल खड़े कर रही हैं? वो इस एक्सीडेंट की जांच की मांग करें, ये तो ठीक है, लेकिन इसको इस बात से जोड़ना कि वो अपने पार्टी जो है एक होने वाली थी, शरद पवार फैक्शन और एनसीपी जो शरद अजीत पवार के पास थी, वो एक होने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। इस बात को कह के वो क्या इशारा करना चाहती हैं? सुनते हैं ममता बनर्जी की बात। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the... क्या ममता बनर्जी कोई संदेह पैदा करना चाहती हैं इस दुर्घटना को लेकर के? क्यों ये वो कह रही हैं कि वो एक होने वाले थे शरद पवार के साथ, उससे पहले ये दुर्घटना घट गई? बड़े लोगों की सुरक्षा का भी कोई देश में जो है मोल नहीं है। फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश से इसको जोड़ना, प्लेन क्रैश पर बात करना तो समझ में आता है, लेकिन इसमें ये राजनीति लाना कि वो और शरद पवार एक होने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, ममता बनर्जी का इशारा है किस ओर? ये बड़ा सवाल इस वक्त है। और किसी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। बड़े से बड़े नेताओं के रिएक्शंस आ चुके हैं, ऑपोजिशन लीडर्स के सबके रिएक्शंस आ चुके हैं, सब केवल दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, सब लोग स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं, वो समझ में आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बिल्कुल नई बात और एक नई दिशा में इस पूरी दुर्घटना को ले जाने का प्रयास किया। समीर जी, देखिए, पूरा महाराष्ट्र इस समय बहुत गहरे दुख के अंदर है और पवार परिवार पर एक आघात हुआ है, एक आपदा आई है, और इस आपदा में ममता बनर्जी अपने लिए अवसर तलाश रही है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी एक इस हादसे को लेकर जिस तरीके से बयान दे रही है, वह जांच की मांग नहीं कर रही, वह इसके अंदर संदेह, जिस तरीके से बात कर रही है वो संदेह जताना चाहती है, आरोप लगा रही है। शायद ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुबह जब यह घटना घटी उसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो अजित पवार के साथ थे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, ये एक दुर्घटना है, इसकी जांच होगी, एसआईटी गठित होगी। लेकिन जिस तरीके से यह आरोप लगाना, संदेह जताना और उसमें बताने की कोशिश करना और पूरे महाराष्ट्र को यह संदेश देने की कोशिश करना कि इसमें कोई साजिश है, ये ममता बनर्जी कहना चाह रही है। बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आप देश की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि देश की एजेंसियां बिकी हुई है, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हो। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश का इसको विरोध करना चाहिए। इस दुख की घड़ी में जब पूरा महाराष्ट्र एक अपने प्रिय नेता को खो चुका है, पूरे पवार परिवार में इस समय दुख की घड़ी है, उस समय ममता बनर्जी को पवार परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करके उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। वो छोड़कर ममता बनर्जी इसमें जिस तरीके से घटिया राजनीति करने का बयान दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक बेशर्मी भरा बयान है। आप परिवार के बारे में सोचें, उनके शोक संतप्त निजी जनों के बारे में सोचें, या आप ऐसी बात कह रही हैं ममता जी, उनके प्रदेश में इलेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहा जाएगा। और वो कह रही है जांच एजेंसियां बिखी हुई है। ये कोई ईडी, सीबीआई, आईटी को जांच करनी है क्या इस प्लेन क्रैश की? प्लेन क्रैश की जांच करेगा सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए इसकी जांच करेगा। उसका किसी राजनीति से क्या लेना देना है? अगर कोई दुर्घटना हुई है मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, क्या वजह थी, ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएंगी। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों पर भरोसा ही, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए।
देखिए, ममता बनर्जी पर तरस खाइए। ममता बनर्जी क्या सर, बोल बस रहे मैं हैं। इतना बता दूं सर, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बारामती की तस्वीरें हैं। बारामती के मेडिकल कॉलेज में शव जो है दुर्घटना स्थल से ले जाए गए थे और वहां से ऐसा लगता है कि अजीत पवार का शव जो है वो वहां से ले जाया जा रहा है। अब जाहिर उनके घर जो है ले जाया जाएगा, उनका अपना भी घर होगा बारामती घर में। है। और सबसे बड़ी बात है कि बारामती में इनका एक जॉइंट घर है, मतलब एक जो पुश्तैनी मकान है जहां शरद पवार अब 11 भाई बहन थे, मतलब 7 भाई थे और 5 बहनें थी, 4 बहनें थी। ये सब एक जॉइंट परिवार में रहते हैं और शरद पवार ने एक बड़ा घर बनाया था कि सब पूरा परिवार साथ में रहेगा। लंबे समय तक उस परिवार वहां साथ में रहता रहा। अब जब 2024 में जब सुनीता पवार चुनाव लड़ी, उस समय अजित पवार ने एक घर लिया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पैतृक घर जो है, जहां पर अजित पवार के पिताजी अनंत पवार जहां रहते थे, मुझे लगता है उस घर में ये शव को लेकर जाया जाएगा। इस समय पूरा परिवार एक है, शरद पवार का पूरा परिवार एक है, सारे भाई बहन वहां पर, भतीजे रोहित पवार सब बारामती पहुंच गए मुझे लगता है। और इस समय इस तरीके से ममता बनर्जी का बयान देना, मुझे लगता है यह मतलब बहुत एक बार जरा फैमिली के बारे में थोड़ा आप बता दें। आप कह रहे हैं शरद पवार ने एक जॉइंट घर बनाया हुआ, संयुक्त घर, इसमें सब लोग रहते थे, सारे मतलब चाचा, सारा परिवार है। उन्होंने बहुत बड़ा घर वहां बनाया था, क्योंकि ये बारामती से आते हैं तो सारे भाई बहनों के लिए घर बनाया था कि भाई सब वहां रहो, परिवार एकत्रित रहे, सबका अजीत पवार की फैमिली में उनकी पत्नी है जो सांसद सुनीता पवार, और 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। पार्थ ने तो चुनाव भी लड़ा। हाँ, 2019 चुनाव वो हार गए थे मावल से। और जो छोटे बेटे हैं जय, वो बेसिकली एग्रीकल्चर और कृषि और उनका पारिवारिक बिजनेस है बारामती में, एग्रीकल्चर का वो काम देखते हैं। सुनीता पवार तो कल ही लौटी थी, राज्यसभा सांसद है, वो दिल्ली आई हुई थी, वो दिल्ली से वापस वो के लिए आई थी और वापस वो गई। प्रफुल्ल पटेल भी वहां गए हुए। इतना अचानक सब कुछ हुआ है, मतलब पार्थ जो है बड़े बेटे हैं, पार्थ बड़े बेटे हैं, वो पार्टी संभाल सकते हैं अभी। मतलब संगठन में इतना अचानक हुआ है कि मतलब पार्टी में वो संगठन नहीं देखते थे। मुझे लगता है अभी देखना पड़ेगा कि क्या पार्थ पवार पार्टी संभालते हैं, क्या सुनीता पवार को भी अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या होता है पार्टी में आने वाला। अभी तो दुख का समय, अभी सब इसमें होंगे, उसके बाद तय होगा पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अभी परिवार एकजुट है इस पूरे मामले को लेकर। और अभी 15 दिन पहले मेरी अजित पवार से बात हुई थी सौरभ जी, मैं आपको बताऊं। जब बारामती का जब ये चुनाव हो रहा था, पुणे का चुनाव हो रहा था, पुणे के लिए मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा पुणे में आपको बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए था, मैंने कहा, मेरी उनकी राय थी। तो बोले नहीं, हमने कोशिश की थी भाजपा से, लेकिन जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। और उस बात से वो बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि भाई बारामती के बाद जब 18 तारीख को पूरा परिवार साथ में डिनर किया था, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनीता पवार, अजित पवार, पूरे परिवार ने जब 16 तारीख को जो परिणाम आया था, उसके बाद 17 को बारामती में घर पर सबने साथ में डिनर किया था। और अजित पवार बहुत खुश थे पूरे परिवार के साथ डिनर करके, और ये लग रहा था कि पूरा परिवार एकत्र आ रहा है। शरद पवार भी उस बात में बहुत खुश थे। और अचानक इतना बड़ा एक आघात परिवार के ऊपर आया है, जिसकी कल्पना न शरद पवार ने की होगी, न महाराष्ट्र के किसी कार्यकर्ता ने की होगी, न एनसीपी के कार्यकर्ता ने की होगी। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, राजनीति के लिए एक बड़ा दुखद दिन है आज का। जी बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख ही रहे, बारामती तो गढ़ जिसे आप कहते हैं, मतलब कर्म भूमि सारी की सारी पूरे परिवार फैमिली की बारामती है। तो वहां पर अब इतनी भारी तादाद में लोगों का जुटना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और सब अब इसके बाद जहां से जब पार्थिव शरीर उनका घर ले जाया जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो हुजूम लोगों का पहुंचेगा, क्योंकि इतनी लंबी राजनीति में, 4 दशक की राजनीति में, उनसे पहले शरद पवार, वो जो लेगेसी है वो पूरी अजीत पवार के पास ही थी। एम्बुलेंस देखिए वहां से भी रवाना हुई है, हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहां से। तो अब थोड़ी देर में हो सकता है कि घर पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए। ये सभी लोग वहीं पर पहुंचेंगे, हो सकता है दिल्ली से भी बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंचे। हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ममता जी के बयान की, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि जांच एजेंसियां बिक गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्योंकि उनका एक रीयूनाइट होने वाली थी दोनों पवार फैक्शंस जो है, पार्टी और परिवार दोनों, उससे पहले ऐसी दुर्घटना कैसे होगी। देखिए, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर ये सीधा सीधा आरोप है कि ये सामान्य दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना कराया गया है। और बिना तथ्यों के आधार पर इस प्रकार की बातें करना अब किस दायरे में आता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसको आप नासमझी कहें, मूर्खता कहें, या ये जिसे कहते हैं संस्कारहीनता कहें, कुछ भी कह लें, क्योंकि ऐसे मृत्यु पर कम से कम लोग शोक संतप्त परिवार के साथ पहले संवेदना व्यक्त करता है। 1-2 दिन के बाद ब्लैक बॉक्स से पता लग जाता है, 3 दिन के बाद कुछ न कुछ इसकी जानकारी मिलती कि क्या कारण था जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ हो। उसके बाद यदि उसमें कोई संभावना इस प्रकार की दिखती
उसमें लगता कि कुछ शातिरपना है, तब उसके आधार पर कुछ बातें की जा सकती थी। क्या इस देश में पहले ऐसे हेलीकॉप्टर में ऐसी असामयिक मृत्यु नहीं हुई? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बिपिन रावत की, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट गए। तो मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं हुआ है, और किसी ने भी इस पर तो शक नहीं किया था। कोई भी बड़ा नेता आकर के खुल करके तो नहीं किया गया कि माधवराव सिंधिया को मरवा दिया गया है, या जो है रेड्डी के स्पीकर गए थे, बाल योगी स्पीकर भी गए थे। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ऐसी फेरहिस्तें कई लंबी है। ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में है, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप हर समय यदि एक ही प्रकार से राजनीतिक। सर एक सेकंड रोक रहा हूं मैं। देखिए, आपको ये एक्सीडेंट जब हुआ उस वक्त की एक तस्वीर दिखाई दे रही है एक सीसीटीवी कैमरे से, बिल्कुल साफ जहाज नीचे गिरता हुआ और उसके बाद एक आग का शोला भड़का, वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगा। ऊपर की तरफ ये जो आपको दुकान दिख रही है, इसके पीछे आप अपनी नजर रखिएगा। वक्त 8:46 का दिखाई दे रहा है, और वहां आप देखिए दुकान के पीछे जो नीले रंग की दुकान है, इसके जस्ट पीछे आकर के ये प्लेन गिरेगा। तो पहली तस्वीर है जिसमें ये देखिए ये प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है, और कितना ज्यादा बड़ा ऊंचा गुबार धुएं का और आग का दिखाई दिया। इसकी वजह यह है कि इसमें तेल पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट थी ये, और अजीत पवार को वापस भी जाना था यहां से। तो जाहिर है कि ये प्लेन जो था पूरी तरह फ्यूल से लोडेड था, तभी इतनी ज्यादा आग जो है फैल सकती है और लग सकती है। और यही वजह है कि उसके बाद वहां पर कोई संभावना ही नहीं बची किसी के जीवित बचने की। अगर आग नहीं भी लगी होती तो भी शायद कुछ गुंजाइश थी, या अस्पताल पहुंचाया जाता तो किसी को बचा लिया जाता। लेकिन जो अब दिखाई दे रहा है, ये देखिए इतना ऊंची आग की लपटें दिख रही हैं जैसे ही प्लेन जो है वो नीचे गिरता है उसके तुरंत बाद। और शव पहचानने मुश्किल हो गए थे। अजीत पवार की बॉडी को उनके हाथ में बंधी हुई घड़ी से पहचाना गया है, ये जानकारी आ रही है। एक बार फिर आप देखिएगा, और वक्त भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। 8:46 होते हैं, और चंद सेकंड के बाद वो प्लेन जो है नीचे आकर के 46 मिनट होते ही 2-3 सेकंड बाद प्लेन जो है नीचे आकर के गिर जाता है। तो वो ये तस्वीर है जब हवा में प्लेन बिल्कुल बैलेंस उसने खोया अपना, और सीधा जमीन पे आकर के वो टकराया। उस वक्त की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले विजुअल्स आए हैं ये इस क्रैश के, बिल्कुल साफ, जिसमें टकराता हुआ जहाज दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ हैं, उन पेड़ के पीछे जाकर के प्लेन गिरा है, और वहां से फिर ये बहुत ऊंचे ऊंचे शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अहमदाबाद वाला जो क्रैश था वो याद आ गया। हालांकि वो बहुत बड़ा जहाज था, बहुत ज्यादा लोग उसमें सवार थे, लेकिन ऐसे ही उसके भी जब टकराने के बाद जब आग दिखाई दी थी तो ऐसे ही शोले जो है उसमें भी दिखाई दिए थे। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 8:46 पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, और बहुत ज्यादा भीषण आग उसमें लग गई। बाद में जब आग बुझाई गई तो देखा गया कि टुकड़े टुकड़े हो गए जहाज के, 3 बड़े टुकड़े जहाज के दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट अगर पीछे का टेल का हिस्सा जो है उसको छोड़ दें तो बाकी तो पूरा जहाज ही जल करके खाक हो गया, ऐसा तस्वीर में दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी, देखिए बहुत दुखद घटना है, और हर हादसा दुखद होता है, और हर हादसे की जांच होती है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने व्यक्त की है, मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक राजनीति है, और राजनीति में जो न्यूनतम मानदंड और मर्यादा और डिसेंसी रहनी चाहिए वो उससे भी नीचे चली गई हैं। दूसरा सवाल यह है कि अजित पवार बेशक निर्विवाद नहीं थे, कई तरह के विवाद उनसे जुड़े रहे, लेकिन अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत कद्दावर नेता थे, और उन्होंने शरद पवार से, अपने चाचा से अलग होने के बाद अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया कि वो खाली चाचा की उंगली पकड़ के राजनीति में आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपना जनाधार बनाया और अपनी राजनीतिक कौशल से, अपने संपर्क से एक व्यापक जनाधार तैयार भी किया। शरद पवार की नाक के नीचे पूरी पार्टी ले जाना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शरद, एक तो जिस तरह से बाल ठाकरे की पार्टी टूटी वो अकल्पनीय था, क्योंकि बाल ठाकरे की पार्टी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुशासित समूह जैसा था। उसके बाद शरद पवार की पार्टी टूट जाना, जिनको पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता रहा इसमें दशकों तक राजनीति में, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ी, फिर कांग्रेस को अपने से गठबंधन पर मजबूर किया, तो ऐसे व्यक्ति की नाक के नीचे आपने अपनी पार्टी खड़ी की जी। लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना वजूद साबित किया, और अब जिस तरह से वो लौट रहे थे, एक अलग बात मैं और कहूँ, परिवार की आपने बात की, भारतीय राजनीति में कई परिवार हैं, और परिवार टूटते हुए भी हमने देखे, और जब टूटते हैं तो कटुता कितनी ज़्यादा होती है वो भी हमने देखे हैं।
लेकिन पवार परिवार इस मामले में एक अपवाद आप मान सकते हैं कि राजनीतिक कटुता के बावजूद पारिवारिक आयोजनों में मौकों पर बिल्कुल, वो एकजुट दिखे और एक सीमा जो होती है, लक्ष्मण रेखा जो होती है, उसको उन्होंने पार नहीं की। किसी परिवार में किसी ने भी नहीं की वो बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब फैमिली जो थी उसका धागा एक जो था जुड़ा ही रहा हमेशा। मैं ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। देखिए, अब परिवार के मुखिया शरद पवार थे, लेकिन जैसा अब बताया जा रहा है कि जिन अभी पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में जहां पर शरद पवार फैक्शन अजीत पवार फैक्शन चुनाव के लिए एक हुआ भी, तो वो प्रचार भी पूरी तरीके से या वो चुनाव भी पूरा अजीत पवार ही लीड कर रहे थे। मगर अगर परिवार और पार्टी अगर एक हो भी रही थी तो कमान अजीत पवार के हाथ में ही रहने वाली थी, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे, शरद पवार जब महाराष्ट्र की राजनीति करते थे, उस समय भी अजित पवार के पास ही प्रदेश की राजनीति थी। सुप्रिया सुले दिल्ली में करते थे, शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते थे। हमेशा से अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति की, वो कभी दिल्ली में नहीं आए। 2004 में जब शरद पवार केंद्र में मंत्री है, उसके बाद से लगातार अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे और उन्होंने कह दिया था कि भाई मुझे महाराष्ट्र की राजनीति करना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है। वो कभी दिल्ली आना पसंद नहीं करते थे और मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र के ही अपने आप को बड़े नेता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता मानते थे और महाराष्ट्र की राजनीति में वो रम गए थे। उन्हें दिल्ली से कोई मोह नहीं था, दिल्ली की राजनीति से। मुझे लग रहा है यही कारण रहा है कि वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में और शरद पवार को समझाते रहे कि भाई राजनीति अब बदल गई है 2014 के बाद, अब वैसी राजनीति है, अब राजनीति में विकास की राजनीति है, अब आप आइए एनडीए के साथ आइए, हम सरकार बनाते। और जब वो देवेंद्र फडणवीस का 13 दिन के सरकार में गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई शरद पवार की सहमति के बाद में सरकार में शामिल हुआ था और बाद में शरद पवार पलट गए और सारे विधायक चले गए और मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर विलेन बनकर निकल कर आया था। लेकिन शरद पवार उनकी ताकत को जानते थे इलेक्शन के बाद, बिल्कुल, और उसके बाद शपथ ले ली थी उन्होंने। लेकिन जब वो वापस गए तो शरद पवार ने उन्हें वापस उप मुख्यमंत्री बनाया उद्धव ठाकरे के साथ। तो शरद पवार से पूछा गया कि भाई इन्होंने तो आपके साथ पार्टी छोड़ दी, गद्दारी की थी, आपने अजित पवार को फिर उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? तो शरद पवार ने कहा था भाई महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हमारे अजित पवार है, मैं ना चाहते हुए भी विधायक उसके साथ है, संगठन उसके साथ है, जनता उसके साथ है, मुझे पार्टी उनके पास थी, पार्टी उनके पास थी और हुए मजबूरी में शरद पवार को लेना पड़ा। इतना कद्दावर नेता महाराष्ट्र के अजित पवार बन चुके थे और हर वक्त रेलेवेंट बने रहना। राकेश जी, मतलब आप 6 बार उप मुख्यमंत्री, 13 साल में 5 बार उप मुख्यमंत्री, तो ये मतलब वो ये बताता है कि उनकी जरूरत हर किसी को रही। और जो शब्द इस्तेमाल किए देवेंद्र फडणवीस ने कि मेरा तो जिगरी यार था, मेरे तो दोस्त थे, दिलदार आदमी था, मेरा दोस्त चला गया, वो बता रहा है कि इनके पर्सनल इक्वेशन जो थे वो कैसे थे। क्या होता है कि एक तो होता है रिश्ता राजनीतिक, और मुझे लगता है इनके और देवेंद्र जी के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता था। आप देखिए कितने कमिटमेंट के साथ वो देवेंद्र जी के साथ खड़े रहे, तमाम तरह की झंझावात आई इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी, लेकिन अजीत पवार देवेंद्र जी के पीछे खड़े थे ना कि बराबरी में। और वो ये हमेशा जता रहे थे कि एनसीपी देवेंद्र जी के साथ है, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। ऐसी स्थितियों में ममता बनर्जी जी की तरफ से जहां पवार परिवार पर इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, वहां राजनीतिक अवसर तलाशना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीति इतने निचले स्तर तक जाएगी, इसकी संभावना तो शायद ही भारत में किसी को रही हो। अब आप ये देखिए कि ममता जी अपने एसआईआर और ईडी की जो छापेमारी हुई और एसआईआर जो हो रहा, उसको प्रमाणित करने के लिए कि हाँ ये सब फर्जी बाड़ा चल रहा, उसके लिए उन्होंने ये प्लेन क्रैश का आधार ले लिया। मतलब हद हो गई भाई ममता जी का भी, और कोई एंगल नहीं मिला आपको। अरे आप कम से कम 2 शब्द पहले शोक का प्रकट करती, फिर यदि आपके पास समय होता तो आपको जाना चाहिए। अजीत पवार जी के बारे में बारामती गया हूँ सौरभ भाई जी, वहाँ मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने एक ज़मीन तैयार की, ज़मीन तैयार करने के बाद उन्होंने खेत को जोता, लेकिन जो आज एनसीपी की और शरद पवार की जो फसल लहलहा रही है, वो पूरी फसल तैयार करने वाले हैं अजीत पवार जी। वहाँ एक छोटा कार्यकर्ता से लेके और प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता दादा से ऐसे मिलता था और ऐसा अपनाता था कि लगता था जैसे परिवार का कोई। मैं तो अभी वहां उनके पार्टी ऑफिस में हमारे रिपोर्टर थे और वो कुछ लोग, देखिए कुछ भी होता है पार्टी का, बात तो करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, वहां कोई बात करने को तैयार नहीं, सब इतने दुख में थे। और एक व्यक्ति से जब थोड़ा बहुत बोला भी गया तो वो यही बता पाया कि हम सबको नाम से बुलाते थे अजीत दादा। हाँ, हर व्यक्ति को नाम से जानते थे। और उनके कार्य पद्धति कैसी थी कि मान लीजिए 99.9% काम होता था उनके फोन करने पे, लोग विश्वास से जाते थे, जाने के बाद उनको अपनी समस्या बताते थे, तो चाहे लोकल की समस्या हो या प्रदेश स्तर की समस्या हो, 99.9% काम लोगों का अजीत पवार करवाते थे। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छा होल्ड था इनको, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ बहुत ज्यादा थी उनकी। मैं थोड़ा सा अब इसका आगे, आप समीर जी राजनीति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं महाराष्ट्र की, वो मैं समझना चाहता हूं। देखिए ये सरकार की बात करें तो इस सरकार को समर्थन की वैसे तो कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन एनडीए में वो थे तो उनको पूरा मान सम्मान और पद जो वो था उनको जो पहले
बोला गया था वो उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया भी गया, ये तो एक बात है। अब यहां से दोनों धड़े जो है एक होंगे, आपको लगता है अब एक बार फिर सब कुछ सारा दारोमदार शरद पवार जी पर आ गया है, या अजीत पवार के बेटे जो हैं, उनकी वाइफ जो है, वो कुछ आपको लगता है अब और बढ़ चढ़कर राजनीतिक रोल में वो आती हुई दिखाई देती हैं? सरकार के अंदर भी तो कोई उनकी जगह भरेगा ना, उनकी पार्टी में से। नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी जो परिवार बैठेगा और फिलहाल तो ये कोशिश होगी कि जो दोनों एनसीपी फैक्शन है, जो शरद पवार का और अजीत पवार का था, वो पार्टी अब एक हो। और मुझे लगता है कि शरद पवार भी अब ये कोशिश करेंगे कि पूरी पार्टी एक हो। मुझे लगता है कि अब शरद पवार और अजीत पवार की जो पार्टी है, मतलब अब कौन देखेगा वो एक शामिल होंगे और शरद पवार एनडीए में लौटेंगे वापसी। अब शरद पवार भी एनडीए को समर्थन देंगे। ये हो सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, हो सकता है कि पार्थ पवार प्रदेश की राजनीति में मंत्री बने, वो अपने उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ पर मंत्री बने, संगठन की जिम्मेदारी ले, कार्यकारी अध्यक्ष उनके पत्नी को बनाया जा सकता है। फिलहाल फिर आने वाले समय में एकजुटता होगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब ये परिवार एक होने जा रहा है अब। और लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा कि जो इसमें टूटने की संभावना देखेगा, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पार्टी में एक बड़ी टूट हो और बड़े वर्ग टूटकर कोई बीजेपी में चला जाए, कोई दूसरे चला में चला जाए। दोनों संभावनाएं पार्टी में टूटेगी, क्योंकि जब एक मुखिया जाता है बिल्कुल उसके बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी कई बार हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि दोनों स्थितियां रहेगी, पार्टी टूट भी सकती है बुरी तरीके से। और इस दुख की घड़ी में मुझे लगता है कि शरद पवार वापस पार्टी में लौटेंगे और एक होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी की कमान कौन संभालता है। अगर देखा जाए तो सुनील तटकरे अभी अध्यक्ष है, उसके प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष है, सुनीता पवार अभी राज्यसभा सांसद है, पार्थ पवार जो है अजीत पवार के बेटे, वो पार्टी का संगठन महाराष्ट्र में देख रहे थे। तो क्या सुनीता पवार को भी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्या पार्थ पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, पूरी पार्टी एक होकर क्या उप मुख्यमंत्री कोई एनसीपी का फिर कुछ कोई और व्यक्ति बनेगा, आपको लगता है? मुझे अभी लगता है कि फिलहाल अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। हो सकता है पार्थ पवार को सरकार में लिया जाए, उनके बेटे को जो चुनाव हारे थे वो आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सुनीता पवार महाराष्ट्र की राजनीति में लौट कर जाए, या ये हो सकता है कि कोई दूसरा समीकरण बैठे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्थ पवार और सुनीता पवार को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या सुनीता पवार और पार्थ पवार में से कोई फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होगा? क्योंकि सुनीता भी राज्यसभा सांसद है तो वो राज्यसभा में रहेंगी। पार्थ पवार का मुझे लग रहा है कि लगभग तय है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। वो संगठन देख रहे थे, तो ऐसे में पार्थ पवार का मंत्री बनना लगभग तय है। मैं इसलिए मुझे ये सवाल आया क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2.5-3-4 साल के अंदर अजीत पवार ने पूरी पार्टी पर अपनी पकड़ बढ़ा ली, मतलब एनसीपी ही पूरी उन्होंने ले ली एक किस्म से, तो वो होल्ड तो नहीं जाने देगा ना। परिवार को तो ये लगेगा ना कि ये मेरे पिता ने ये बनाया। तो पार्थ पवार की पूरी संभावना है कि वो मंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है, मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी बैठकर। ठीक सर, आपको क्या लग रहा है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आगे? मुझे लगता है कि यहाँ से जो रास्ता जो साफ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि दोनों मिलेंगे। जरूर चाहेंगे कि जो सुनीता पवार है वो चाहेंगे कि पति के जाने के बाद जो है वो हाई कमान उनके पास आए, उसका उस पार्टी का वो नेतृत्व, जैसा कि उन्हें आपने सभी ने कहा कि भाई पार्टी और संगठन उस पर वर्चस्व तो एक ढंग से देखिए तो इन्हीं का था, या पॉपुलर सपोर्ट बेस जो हम कह सकते हैं, इन चुनावों से भी निकल करके आया। और लोकसभा चुनाव के पश्चात तो नहीं, लेकिन खासकर विधानसभा चुनाव के पश्चात तो लगा कि शरद पवार से कहीं बहुत बड़े नेता वो अजीत पवार उभर करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में अभी की जो लेगेसी है, अभी की जो देन है, वो उनके पति की देन है। इसलिए वो जरूर चाहेंगे कि शरद पवार की छत्रछाया से बाहर ही रह करके, क्योंकि जब शरद पवार के साथ तो वटवृक्ष के साथ जाने के बाद जो है फिर सुप्रिया सुले की राजनीति का जो है संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि वैसी स्थिति में सुप्रिया सुले जो है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी दूर दूर की हमको संभावना फिलहाल नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि परिवार पहले चाहेगा कि जो संगठन है, जो पार्टी है, उस पर उसका वर्चस्व हो, और दूसरी बात सत्ता में उसकी हिस्सेदारी हो, तो उसी की पार्टी से की तरफ से हिस्सेदारी हो, उस परिवार की तरफ से हिस्सेदारी हो। सुप्रिया सुले ने केवल डिवास्टेटेड शब्द लिखा है अपने स्टेटस पर, उन्होंने मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई हूं, ऐसा वो कह रही है। मैं तो अनिल देशमुख को देख रहा था, अनिल देशमुख अभी शरद पवार जी के साथ हैं, वो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो जिस तरह फूट फूट कर रो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरा फैक्शन है उसके लिए अजीत पवार की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। वो भाई सबके दोस्त है अजीत पवार, सब तो मतलब सब बड़े तो एक साथ ही हुए हैं ये लोग। तो ये बहुत ही एक ऐसा घटनाक्रम है कि आने वाले दिनों में देखिए जो है क्या क्या इसमें तब्दीलियां होती हैं। अभी तो फिलहाल शव जो है वो घर भी नहीं पहुंचा है अजीत पवार का,
वहां देखते हैं कि कैसे दृश्य जो है वो तो अंत्येष्टि का तय होगा, कल अंत्येष्टि कब की जा रही है, कहाँ कर रहे हैं, पूना में कर रहे हैं, बारामती में। शरद पवार जी तो मुंबई में होंगे उस वक्त, मुझे लगता है। हाँ, मुंबई में थे, वो पहुंच गए थे बारामती, सुबह निकल गए थे जी। और उनकी पत्नी, आपने बताया कि अजित पवार की पत्नी दिल्ली आ गई थी, में वो वापस संसद चली गई सत्र है के लिए। बारामती। जी सर, आप क्या महाराष्ट्र की राजनीति कुछ बदलेगी इससे? सौरभ जी, मैं जितना पवार परिवार को समझता हूं या जानता हूं, दोनों फैक्शंस एक होंगे। शरद पवार जितने सीजन पॉलिटिशियन है, जितने चतुर राजनेता हैं, उतने बेहतर परिवार के मुखिया भी हैं। वो दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल के विधानसभा चुनाव में मराठा राजनीति महाराष्ट्र में लगभग हाशिए पर चली गई है, और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा राजनीति का मतलब शरद पवार होते थे। तो एक होंगे। उस एक होने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बीजेपी की एकनाथ शिंदे पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अगर शरद पवार, जैसा कि समीर जी ने कहा, पूरी पार्टी एकजुट करने के बाद एनडीए में नहीं आए, तो मैं उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह की राजनीति शरद पवार करते रहे हैं, वो समय के साथ, सर एनडीए में ही आएंगे वो। मैं वही कर रहा हूं, समय के साथ चलते हैं तो वो एनडीए में आ जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह अप्रासंगिक होते जाएंगे, जिस तरह की टसल उनकी बीजेपी के साथ मेयर को लेकर चल रही है, बाकी इश्यूज को लेकर चल रही है। लेकिन अगर वो नहीं आए तो एकनाथ शिंदे पर निर्भरता बढ़ेगी, और निर्भरता के चलते चलते जो एकनाथ शिंदे का स्वभाव है, टकराव भी बढ़ेगा। उस स्थिति में हो सकता है कि टूट फूट की गुंजाइश एनसीपी में भी बने और एकनाथ शिंदे में भी बने, तो उनकी सेना में। और बीजेपी, जो कुछ महीने पहले कहा गया था कि बैसाखियों से मुक्ति का समय आ गया है, तो बैसाखियों की मुक्ति का रास्ता इस पूरे घटनाक्रम से आगे के लिए खुल सकता है। जी, आप जो बातें लेकिन हमने अभी शिंदे जी की और फडणवीस जी की देखी, वो बयान हमारे पास है, एक बार दिखा भी देना चाहिए मेरे ख्याल से। जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत वैसा केवल राजनीतिक रिश्ता, देखिए राजनीति में प्रतिस्पर्धा भी होती है, सब कुछ होता है। ये लोग विरोधी भी रहे हैं, बल्कि सारी जिंदगी विरोधी रहे हैं, लेकिन कई साल से एक थे। और बार बार जिस तरीके से फडणवीस जी के प्रयास हुए मुख्यमंत्री बनने के 2019 के बाद से, तो उसमें अजीत पवार का उनका बार बार साथ देना, ये बताता है कि ये केवल राजनीतिक रिश्ता नहीं था। आप देवेंद्र फडणवीस के शब्द सुनिए। भी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं, और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि चेहरे से ही लग रहा है कि शॉक लगा, एक सदमा लगा है, और सच में सबके लिए सदमा जैसा ही होगा। आंसू रोक के रखे थे उन्होंने, आंसू आ रहे थे उनके। बिल्कुल ये दोस्त है, बहुत अच्छे संबंध रहे। और जब उप मुख्यमंत्री बने थे अजित पवार उद्धव ठाकरे की सरकार में, तो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने पहला फोन देवेंद्र फडणवीस को किया था, और देवेंद्र फडणवीस ने बधाई दी थी, और रात को देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, मतलब गले मिले थे। जब उद्धव सरकार में उद्धव सरकार में सबसे पहले वो देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने गले मिलकर उन्हें मतलब बधाई दी थी। दोनों ने साथ में बैठ के लंबी देर तक बातचीत की थी, और देवेंद्र को कभी ये लगा नहीं कि अजित पवार मतलब चले गए उद्धव सरकार। उद्धव के साथ उनके हमेशा वाद विवाद होता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अजित पवार ने कभी देवेंद्र के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, देवेंद्र फडणवीस ने भी कभी अजित पवार के खिलाफ शब्द नहीं बोला। और जब भी देवेंद्र फडणवीस को लगा और उन्होंने कभी फोन किया अजित पवार को, तो अजित पवार हमेशा उपलब्ध रहे देवेंद्र फडणवीस के लिए। और यही बात देवेंद्र फडणवीस के साथ थी, हमेशा अजित पवार के साथ वो हर परिस्थितियों के अंदर रहे। जब महाराष्ट्र में अभी नगरीय निकाय चुनाव में जब गठबंधन नहीं हुआ पाया, पुणे में जब देवेंद्र फडणवीस प्रचार करने गए, तो उन्होंने एक भी शब्द अजित पवार के खिलाफ नहीं बोला वहां पर, और ना ही अजित पवार ने देवेंद्र के खिलाफ कुछ बोला। बोले मित्र है, चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती बनी हुई है। और मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा इंसान था, अक्रॉस द पार्टी उनके संपर्क थे, सभी का काम वो करते रहे। वो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके पास जाता था तो सबका काम करने के लिए थे। 24 घंटे वो उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब बारामती में तो लोग रात को 1 बजे जाके उनको नींद से उठा देते थे कि कोई समस्या है, तो 12 बजे कोई किसान गया तो वो उठा देता था, वो उठ भी जाते थे, तो नाराज नहीं होते थे कि भाई मैं सो रहा हूं, तुमने भी मुझे क्यों उठाया।
तो इस तरह का व्यक्ति था कि जो सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला। आमचे अजित दादा मतलब हमारे अजित दादा है हमारे साथ। ये महाराष्ट्र की जनता को, ये जो पूरा बारामती के लोगों को भरोसा था कि अजित दादा है तो सारी समस्याओं का समाधान है हमारे पास। छोटी छोटी बातों के लिए सीधे वो उप मुख्यमंत्री को फोन कर देते। तो कई बार अजित दादा कहते थे कि भाई ये स्थानीय विधायक से बात कर लो, लेकिन उनको लगता था कि दादा तो हमारे घर के, भले उप मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के होंगे, हमारे लिए तो हमारे अजित दादा है। छोटी बात पे फोन उठा देना, घर में शादी है तो फोन कर दिया, कह देना कि भाई बेटी हमारी इंतजार कर रही है, आप अभी आशीर्वाद देने नहीं आए, शादी 1 घंटे बाद। तो इस तरीका से जो अपनापन और अधिकार था अजित पवार के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आज मतलब बारामती की जनता महसूस कर रही हो कि वाकई में उनका बड़ा भाई, उनका दादा आज उनके सर, उनके ऊपर साया उनके सर से उड़ गया है। पब्लिक कनेक्ट वाले व्यक्ति थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात सुनवाता हूं। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर वो उनके पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। ये बिल्कुल बिंदास बोलने वाले आदमी थे, ब्लंट आदमी थे, जो कहना होता था बिल्कुल साफ साफ कहते थे। ये नहीं ज़्यादा देखते थे कि मैं लाग लपेट करके कोई बात कहूँ। अच्छा, ये उनकी बातों में हर किसी को दिखाई भी देता था। तो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। अजित पवार के होने का एक और आप मतलब समझिए, अभी जो महाराष्ट्र का सेटअप है सरकार का, उसमें हम बात कर रहे थे कि बहुत कोई ऐसी नंबर्स की कोई जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को कि अजित पवार को वो साथ नहीं रखेगी तो सरकार नहीं बना सकती अभी 24 के इलेक्शन के बाद। लेकिन फिर भी वो पहले भी डिप्टी सीएम थे, वो फडणवीस जी के साथ आगे भी उनको रखा गया। इसकी वजह थी स्थिरता। इस सरकार को जो इन तीनों लोगों के आने से, तीनों पार्टियों के आने से जो स्टेबिलिटी मिलती थी, और पीछे चूंकि 2.5-3 वर्ष का जो अवधि थी उसमें काफी राजनीतिक उठापटक हो चुकी थी। 2 पार्टियों का टूटना, उद्धव ठाकरे का जाकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाकर के मिल जाना, और वो जिस तरीके से वो सरकार चली थी, वो सारी बातें, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब कोई झटके महाराष्ट्र की सरकार को नहीं लगेंगे अगर ये तीनों लोग हम एक साथ रहते हैं। तो अभी भी अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन वो उनकी पार्टी अभी भी सरकार का हिस्सा है। तो अजीत पवार अभी इस महाराष्ट्र की सरकार का एक बहुत क्रूशल हिस्सा थे। राकेश जी, देखिए, जहाँ तक विधायकों की बात आप करते हैं, तो अजीत पवार जी के नहीं रहने के पास यदि विधायकों में थोड़ा सा संरक्षक का मतलब कहना चाहिए कि यदि संरक्षक के रूप में यदि किसी को देखेंगे तो देवेंद्र जी को देखेंगे। उनको लगेगा कि जितना संरक्षण हमें अजीत पवार जी की तरफ से मिल रहा था, उतना ही संरक्षण हमें देवेंद्र फडणवीस के पास से मिल सकता है। उसका कारण है कि दोनों का स्वभाव और व्यवहार एक जैसा है। जो बार बार अपन एनसीपी की बात करते हैं कि एनसीपी का विलय होगा या अलग रहेंगी, मेरा मानना यह है कि एनसीपी किस हालात में रहेगी ये सुनेत्रा जी पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है। और सुनेत्रा जी पे इसलिए निर्भर करता है क्योंकि आप देखिए, क्या अजीत पवार और सुप्रिया जी के संबंध देखिए तो दोनों के संबंध में वास्तव में भाई बहन का स्नेह था और मान था, लेकिन सुनेत्रा जी और सुप्रिया जी के बीच में स्नेह में थोड़ा सा कमी थी, और इसी के चलते सुनेत्रा जी के दबाव में ही अजीत पवार को बारामती से सुनेत्रा जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। तो क्या वो सारा जो मतभेद या मनभेद था, क्या वो खत्म हो चुका है? क्या सुनेत्रा जी इसके लिए राजी हो जाएंगी कि हाँ ठीक है, दोनों एनसीपी एक हो जाए और हम सुप्रिया जी के साथ कदम ताल मिला के चलने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा हुआ तभी दोनों विलय हो सकता है, नहीं तो एक तरफ का नेतृत्व सुप्रिया जी करेंगी तो दूसरी तरफ का नेतृत्व सुनेत्रा जी अपने हाथ में लेंगी। इसलिए सारा जो आज की डेट में निर्भरता दिख रही है वो सुनेत्रा पवार पे दिख रही है कि वो अजीत पवार के बाद परिवार को जोड़ने का निर्णय लेंगी या अजीत पवार की विरासत को अपने हाथ में लेके चलेंगे। आपने बहुत महीन बात कही है आपने। ये देखिए, राजनीति में परिवार, राजनीतिक परिवार भी परिवार ही होते हैं, उनके अंदर भी वैसी भावनाएं, वैसे ही इमोशंस होते हैं, वैसे ही खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं, सब कुछ है। लेकिन परिवार का रोल अभी है। एक वक्त आएगा कुछ दिनों के बाद जब परिवार संभलेगा तो फिर वो राजनीति की सूझ लेगा। और ये फैक्ट है कि आज एनसीपी अजीत पवार के पास है,
अजीत पवार की है पार्टी, बिल्कुल। तो वो क्यों परिवार, उनका जो उनकी जो इमीडिएट फैमिली, वो उनकी क्यों चाहेगी? उनकी विरासत, यानी अजीत पवार की विरासत को फिर से सुप्रिया के हाथ में देने का प्रयास पत्नी, उनके बेटा ऐसा क्यों चाहेंगे? क्यों चाहेंगे? मैं इसलिए बोला कि सुनेत्रा पर निर्भर करता है। सुनेत्रा यदि चाहेंगे कि दोनों एक हो जाएं तो एक होंगे, लेकिन एक होने के सामने जो सबसे बड़ी बाधा जो दिखाई दे रही है वो है सुप्रिया का पॉलिटिक्स। तो क्या सुनेत्रा जी सुप्रिया का पॉलिटिकल मतलब नेतृत्व तो स्वीकार करेंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो न तो एनसीपी बढ़ती, न सुनेत्रा जी बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ती। राजकुमार जी, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक राजनीतिक संतुलन नहीं होगा, जैसा कि शरद पवार ने शुरू में बना के रखा, शरद पवार दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे थे, और सुप्रिया सुले को भी दिल्ली की ही राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की गई। समस्या तब खड़ी हुई जब शरद पवार की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव का सवाल आया। अजित पवार ये उम्मीद कर रहे थे कि परिवार मतलब परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते या राजनीति में उनसे सीनियर होने के नाते पार्टी की कमान उनको सौंपी जाए। शरद पवार का उत्तराधिकारी होने के नाते वो अपने आप को मान के चल रहे थे उत्तराधिकारी। लेकिन जब पार्टी की कमान का सवाल आया तो उसमें अजित पवार उस दौड़ में पिछड़ते हुए चले गए। उसके बाद दोनों गुटों में दिलों में टकरार पड़ी, और उसके बाद वो दल भी और याद दिला देता हूं सर, वो याद कीजिए एक बार जब शरद पवार जी ने घोषणा कर दी थी कि मैं रिटायर हो रहा हूं, वो पूरा फंक्शन याद कीजिए आप। उसमें वो माइक पर बार बार ये कह रहे थे कि मैं अब राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स से अजित पवार कह रहे थे कि संन्यास लेता हूं, उन्होंने निर्णय ले लिया, वो पीछे नहीं हटेंगे, डिसीजन ले लिया। और लोग जो है वहां पर मना रहे थे, उनको मना रहे थे, और अजीत पवार बार बार ये चाह रहे थे कि नहीं, अब जो इन्होंने फैसला कर लिया है, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो वो उस वक्त उनको, क्योंकि वो मोमेंट उनको लगा था कि अब मेरा वक्त आएगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वाभाविक तौर पे सौरभ भाई, एनसीपी को पैदा किया शरद पवार जी ने, लेकिन पाल पोस के बड़ा करने वाले अजीत पवार, बहुत बड़ा रोल उनका था, मास लीडर थे। लेकिन मैं दूसरी बात एक और कह रहा हूं, देखिए राजनीति में असीमित संभावनाएं बनी रहती हैं, और शिवसेना लगभग मिलती जुलती घटना है। बाल ठाकरे के साथ राज ठाकरे राजनीति करते थे, और सारी शिवसेना भी और महाराष्ट्र के लोग भी जो उनके समर्थक थे, राज ठाकरे को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। लेकिन जब उत्तराधिकार का सवाल आया तो बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे किया, शिवसेना टूटी, दो धड़े बने। लेकिन 20 साल बाद दोनों को सद्बुद्धि आई कि अगर अपना दबदबा, अपनी पहचान बना के रखनी है तो शायद एकजुट होकर अब यह काम कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं संभावनाएं अपनी जगह हैं। यह बात सही, अजित पवार मास लीडर थे। एनसीपी आज जो है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शरद पवार से अलग होकर उन्होंने एनसीपी को स्थापित किया और अपने आप को स्थापित किया कि मैं हवाई नेता नहीं हूं या खाली चाचा की उंगली पकड़ के राजनीति करने वाला नहीं हूं। लेकिन अब अजित पवार नहीं है। एक बात और, क्योंकि आपने कहा कि असीमित संभावनाएं होती हैं, हम कुछ पॉसिबिलिटीज पर आगे बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राजनीति में आगे क्या हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता? आप देखिए, इसको माने या ना माने, विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन और अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, इन सब में आप देखेंगे तो एनसीपी का आधार घटता जा रहा है। एनसीपी मतलब मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूं, शरद पवार जी तो बिल्कुल ही हाशिए पर चले गए, लेकिन अजीत पवार का भी कोई बोलबाला, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पार्टी के तौर पर परफॉर्मेंस नीचे की तरफ ही जा रहा था। तो ये तो फिजिक्स के नियम है सर, फिर वो शक्ति केंद्र की तरफ ही सब लोग जो है आकर्षित होना शुरू होते हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि एनसीपी की राजनीति ही खतरे में आ जाए और बीजेपी वो एक चुंबक बन जाए? देखिए,